नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज सुबह जब अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि देश के बारे में बहुत बड़ा सच, या यूं कहूं कड़वा सच बता रहे हूं, बयां कर रहे हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से रावण की सरकार मेघनाद और कुंभकर्ण चलाते थे, उसी तरह से मोदी सरकार भी दो लोग चलाते हैं, अडानी और अमित शाह। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। अब जाहिर तौर पर जब राहुल गांधी ने कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, लंकेश, इससे सरकार की जब तुलना करी तो जैसे बीजेपी के कैंप में आग लग गई, खलबली मच गई और बहुत देर तक शोर शराबा लोकसभा में होता रहा। कई तरह के हमले भी राहुल गांधी पर हुए, लेकिन राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि वो कुंभकर्ण से उनका मतलब ये था कि ये सरकार सोती रहती है। आप कुछ भी पूछिए, अगर दंगे हो रहे हैं देश में, चाहे वो हरियाणा के दंगे हों या मणिपुर के दंगे हों, सरकार रिएक्ट नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उस वक्त जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हो, कहने का मतलब ये था कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की कि ये ऐसी सरकार है जिसकी आंख बंद है, कान बंद है। और राहुल गांधी के भाषण के 4-5 घंटे बाद जब अमित शाह बोलने आए लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं वो जो कुंभकर्ण की बात थी, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने कड़वा सच बोला था इस सरकार के बारे में कि इस सरकार को बिल्कुल भी मणिपुर के दंगे से, हरियाणा के दंगे से कोई मतलब नहीं। अमित शाह ने भी जब 2 घंटे के अपने भाषण में जब शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ मोदी और मोदी के कसीदे पढ़े। उस भाषण से 1.5 घंटे तक मणिपुर गायब था, सिर्फ तारीफ हो रही थी, कसीदे पढ़े जा रहे थे मोदी जी के लिए। 100% वृद्धि कर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और वैसे भी अमित शाह के पास मणिपुर पर बोलने को कुछ खास था नहीं, इसलिए उन्होंने आखिर पर मणिपुर पर बात की। और बात की तो 1990 के दंगे गिना दिए, सन 2000 के दंगे गिना दिए। वो इस पूरे मुद्दे को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और नरसिम्हा राव और वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक ले गए। वर्तमान की बात बहुत कम करी अमित शाह ने, और जब बात करी तो सबसे बड़ी गलती कर गए अमित शाह। सबसे बड़ी गलती कर गए, जैसे उन्होंने सबसे बड़ा सच बोल दिया या सच स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन पर आरोप हैं कि दंगे में कहीं ना कहीं वो शरीक हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फेल हुए, मुख्यमंत्री जो आज की तारीख में खलनायक है मणिपुर के, अमित शाह ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री को हम हटाते, कैसे हटाते थे, ये तो कोऑपरेट कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट ना करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। अब दोस्तों, कल्पना करिए कि जिस मणिपुर में हमने देखा और वीडियो देखा कि हमारी बहनें, बेटियां, जिस तरह से उनको नंगा किया जा रहा था, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा था, उनको परेड कराई जा रही थी नंगे, और ऐसे एक नहीं असंख्य उदाहरण थे। और जिस तरह से पूरी गली में, मोहल्ले में आगजनी हुई, हथियारों से, AK-47 से, इंसास राइफल से लोगों को छलनी कर दिया गया, मणिपुर जलता रहा, हथियार लुटते रहे, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और अमित शाह चुप थे, खामोश थे। उसी अमित शाह ने उसी खलनायक रूपी मुख्यमंत्री को कहा कि ये तो कोऑपरेट कर रहे थे। फिर से सुन लीजिए, कोऑपरेट कर रहे थे। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट ना करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। अब दोस्तों, मैं किसी को कुंभकर्ण नहीं कहना चाहता, ना ही मेघनाद कहना चाहता हूँ, ना ही रावण कहना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो सदन में कहा, लोकसभा में कहा, और पार्लियामेंट का उन्हें प्रोटेक्शन है। मानहानि पार्लियामेंट के भीतर नहीं हो सकती, स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपंज कर सकते हैं। बहरहाल, सदन के बाहर मानहानि भी है, और इस सरकार मानहानि के मामलों में सूली पर चढ़ा देती। बहरहाल, सूली से मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं रावण और कुंभकर्ण की बात नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने मणिपुर को हैंडल किया, जिस तरह से इस सरकार ने हरियाणा को हैंडल किया, जिस तरह से दंगे होते रहे, और जिस तरह से देश का माहौल गर्म किया जा रहा है, ये देश किस तरफ जा रहा है? हिंदू मुस्लिम
दंगों की तरफ जा रहा है। और क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके यही सर्जिकल स्ट्राइक है इस बार की, यही मोदी जी कार्ड खेलना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सबको डाइसेक्ट करूं कि आखिर अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने ये कैसे कह दिया कि जिस मुख्यमंत्री पर सारे आरोप हैं उन्होंने कहा कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। इसको डाइसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और 2024 के इलेक्शन को लेकर इसकी तह में जाना जरूरी है। और आज हमारे साथ प्रोफेसर या पॉलिटिकल थिंकर प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत रहेंगे, जो वाकई बहुत खुलकर बोलते हैं और भीतर तक चीज़ों को समझाते हैं और आसानी से समझाते हैं। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास। आज आपने देखा कि पहली पारी में जिस तरह से राहुल गांधी हावी रहे और पूरी तरह से उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो सरकार है कहीं ना कहीं ये रावण की याद दिलाती है, और ये भी याद दिलाती है कि रावण जो है वो, उसको अहंकार ने मारा था रावण को राम ने नहीं मारा था। इसी तरह वो कहते हैं कि हनुमान जी ने जो है वो लंका नहीं जलाई, रावण के पाप से, रावण के कृत्य से, रावण के अहंकार से लंका जली। और इतना हावी रहे कि वहां ना अमित शाह दिखे, ना कोई सीनियर लीडर लिखा, मोदी जी जा नहीं पाए। लेकिन शाम को जो जवाबी भाषण था, जो तकरीर थी अमित शाह की, अमित शाह कहीं कहीं आपको लगे कि उन्होंने राहुल गांधी का तो कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि साहब 3 ही लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं, एक मोदी जी हैं, एक अमित शाह हैं और एक अडानी। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि मैं देख रहा था पूरे अपनी स्पीच में अमित शाह ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भाषण दिया। मणिपुर पे कम बोले, ज्यादातर इल्जाम और तोहमतें उन्होंने पुरानी सरकारों पे लगा दी कि भाई मणिपुर तो बहुत पहले से, 1993 में भी हिंसा हुई, फिर 2000 में भी हुई, उससे पहले भी हुई। अपनी खामियां नहीं बताई और राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं दिया। आप इसको कैसे देखते हैं कि सरकार के पास कुछ कहने को ही नहीं है? देखिए, अगर आप ओवरऑल अमित शाह का भाषण देखें तो वो न तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब था, न ही अविश्वास प्रस्ताव पर टिप्पणी थी, बल्कि वो एक चुनावी भाषण किस्म का लग रहा था कि जैसे वो उन्होंने अपने 9 साल की उपलब्धियां एक एक करके गिनाई हैं और दूसरा विपक्ष पर हमला किया। वो आपने ठीक कहा कि पिछले 75 का जिक्र या उसके पहले का जिक्र, कांग्रेस सरकारों का जिक्र जो अमित शाह ने किया है, वो बेहद सधा हुआ और पहले से तैयार किया हुआ वो भाषण था, जिसमें राहुल गांधी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। वो था कि 13 बार उनको लॉन्च किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे उनका कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब है कि अमित शाह हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो राहुल गांधी को लेकर के बेहद खौफजदा है और उनके सवालों का तो कतई जवाब नहीं देना चाहती। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के सवाल अपनी जगह जिंदा है और अपनी जगह सच है, ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है। और अमित शाह उससे बच करके भागना चाहते थे, जो उन्होंने किया। और ये पूरा मटेरियल उन्होंने दिया है अपने समर्थकों के लिए, अपने भक्तों के लिए, जो आईटी सेल में हैं उन लोगों के लिए, कि वो एक एक चीजों को रेखांकित करके और राहुल गांधी के उन सवालों को कहीं कमजोर कर दें या उनको धराशायी कर दें, खत्म ही कर दें। ये कोशिश पूरी अमित शाह की दिखाई दी, लेकिन उसमें आज के लिए जो सवाल थे उसका कोई जिक्र नहीं था, कोई उस पर टिप्पणी नहीं थी। मैं इतना ही कह सकता हूं। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से अमित शाह ने बचाव किया, या जो उन्होंने एक चाणक्य के तौर पे एक राजनीति करी, उन्होंने तो ये कह दिया कि साहब मोदी जी तो इतना हमदर्दी थी उनकी मणिपुर के लिए इतना चिंतित थे कि मुझे सुबह 4 बजे फोन कर देते थे। मुझे सुबह 6:30 बजे फोन करके मोदी जी पूछते थे कि भाई वहां क्या हो रहा है। मोदी जी को पल पल मणिपुर की चिंता थी और उन्होंने कहा कि भाई ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर जाए, प्रधानमंत्री का दिल जो है वो मणिपुर के लिए पिछले 3 महीने से धड़क रहा है। ये कहा उन्होंने अमित शाह ने। दीपक जी, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी क्रिकेटर की अगर उंगली में भी दर्द हो तो ट्वीट कर देते हैं। 80-82 दिन तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो एक लफ्ज बोला, न कहीं ट्वीट किया। वो बोले तब 36 सेकंड जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, उस पर कड़ी टिप्पणी की, और आज तक तो वो गए ही नहीं। तो जिसका दिल मणिपुर के लिए धड़क रहा हो, जो व्यक्ति लगातार विदेशों की यात्राएं करता हो, जो किसी भी चुनाव के समय लगातार रैलियां करता हो, एक दिन में 4-4 रैलियां करता हो,
उसको क्या मणिपुर तक पैदल जाना था? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो क्यों अपने लोगों के साथ बात करने में, उनका विश्वास बहाल करने में क्यों वो वहां पर नहीं पहुंच रहे थे? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो काम कर रहे थे। एक्चुअली जो उनको कभी टाइम मैगजीन ने लिखा था, डिवाइडर इन चीफ, मैतेई और कुकी समुदाय जितना विभाजित होगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वो मैतेई समुदाय हिंदू है और बहुसंख्यक है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने काम किया। तो मोदी जी कभी ऐसा करते ही नहीं है जहां उनकी छवि को जरा भी डेंट लगता हो, नरेंद्र मोदी वो काम करते ही नहीं है। और रही बात चिंता की, तो आप घर में बैठकर के माला फेर रहे हो या घर में बैठकर के भजन कर रहे हो, उससे मणिपुर के लोगों का क्या हो रहा है? जी, आज एक सवाल उठाया राहुल गांधी ने डॉक्टर साहब, और सवाल था कि मोदी और शाह की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो देश में केरोसिन छिड़क रही है, मिट्टी का तेल डाल रही है, मिट्टी में मिलाने के लिए इस देश को, और सिर्फ चिंगारी की एक जरूरत है। और चिंगारी मणिपुर में लगाई गई और वोटों के लिए जो कहीं ना कहीं सियासत को साधा गया। और यही काम हरियाणा में, राहुल गांधी का आरोप था कि अमित शाह और मोदी सरकार ने जो चिंगारी जो है हरियाणा में भी भड़काई, और वहां भी हिंदू मुस्लिम हुआ, क्योंकि हरियाणा की सरकार काफी कमजोर चल रही है और जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, किसी भी पल वो अलग हो सकते हैं खट्टर सरकार से, बीजेपी की सरकार से। तो राहुल गांधी का आरोप था कि केरोसिन पूरे देश में छिड़क दिया है, हिंदू मुसलमान का, सांप्रदायिक तनाव का, ध्रुवीकरण का, और जहां जहां कमजोर है राजनीतिक रूप से या मंशा, वहां पर ये चिंगारी लगा के आग को भड़का रहे। लेकिन मैं अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, सब बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कुकी हो, मैतेई हो, सब हमारे भाई, और हम तो सिर्फ और सिर्फ शांति और किसी तरह से हम देश को आगे ले जाने के लिए आए हैं, हमारा और कोई एजेंडा नहीं है। करप्ट जो है वो यूपीए है, एक करप्ट फ्री गवर्नमेंट मोदी जी दे रही है, अमित शाह का कहना था, और हम पूरी तरह से भाईचारे के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सांस, हमारी दिल की धड़कन शांति के लिए धड़कती है, ये अमित शाह ने कहा है। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा डॉक्टर साहब, नहीं मैं नहीं इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब केरोसिन छिड़क दिया इन लोगों ने, और अमित शाह कह रहे हैं कि साहब हम तो 24 घंटे माला जप रहे हैं शांति की। ये एक देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह रहा है, सारे देश के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसके सर पर है, तो क्या वो अपनी असफलता स्वीकार करेंगे? जो आपने कहा कि वो बैठ करके माला फेर रहे हो कि देश में शांति रहे, लेकिन अगर अशांति है, अगर मणिपुर 90 दिन तक चलता रहा, अगर नूह में सांप्रदायिक दंगे हुए, वहां पर हत्याएं हुई, तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी है? आप माला फेरें, आप भजन करें, आप बैठ करके वहां चिट्ठियां भेजें, लेकिन उससे देश में शांति स्थापित नहीं होती। गृह मंत्री को किसी के से कोई ऑर्डर लेने की भी जरूरत नहीं है, उसे इस देश में शांति और अमन चैन कायम करने के लिए वही अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। मणिपुर में क्या सेना भेज करके वहां पर शांति कायम नहीं की जा सकती थी? और ये सबसे बड़ा सवाल कि मणिपुर के लोगों को वो बंदूकें कहां से मिली, बंदूकें छीन ली गई। ये इसका मतलब है कि वहां की सरकार फेल हुई और खुद गृह मंत्री फेल हुए। क्या वो अपने मुख्यमंत्री के बारे में एक चीज और क्लियर कर दूं डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री पर जितने भी आरोप लगे, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जिनको कहा जाता है कि ये अमित शाह के शिष्य हैं, चेले हैं, उनके आप कह सकते हैं दरबारी रहे और बहुत खास हैं, बहुत करीब हैं अमित शाह साहब के, और इसलिए अमित शाह उनको बचा रहे हैं, उनको कदम कदम पे बचाया। जो मुख्यमंत्री पूरी तरह से अपनी विफलता मान रहा हो, और चाहे मैती हो चाहे कुकी हो, जो भी वहां समाज है, लोग हैं, कि जो भी वहां पर लोग जा रहे हैं मणिपुर के हालात को देखने, उनका कहना है कि अगर एक कोई कल्प्रिट है, एक आदमी कहीं फेल हुआ है तो वो मुख्यमंत्री है। लेकिन आज अमित शाह ने सदन में कहा कि नहीं साहब आप गलत बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको हटाया जाता है जो कोऑपरेट नहीं करते। ये जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर का, ये तो कोऑपरेट कर रहा है, सुबह शाम कोऑपरेट कर रहा है। मैं जो कहता हूं वो ये मानता है। मैं अगर चीफ सेक्रेटरी मैंने कहा बदल दो, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा भाई हम बदल देते हैं चीफ सेक्रेटरी। मैंने जब डीजीपी भेजा नया, तो उन्होंने डीजीपी को भी स्वीकार कर लिया। मैंने जब एडवाइजर भेजा, तो एडवाइजर को भी चीफ मिनिस्टर ने स्वीकार कर लिया।
तो अमित शाह ने कहा कि ये मुख्यमंत्री जो मणिपुर के हैं ये कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम इनको क्यों हटाएं? दैट वाज द लॉजिक। तो इसका मतलब है कि जो मणिपुर की महिलाओं की नग्न परेड हुई और उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, ये क्या अमित शाह जी ने कहा था कि एफआईआर दर्ज नहीं करनी है? जो वहां पर लगातार 90 दिन तक मणिपुर जलता रहा, तो क्या अमित शाह के आदेश से जल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की? मुझे नहीं लगता कि देश का गृह मंत्री कभी इस तरह की बात कर सकता है। उसे बहुत चेतावनी पूर्वक मुख्यमंत्री को हिदायत देनी चाहिए थी कि 2 दिन के भीतर ये चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, और नहीं हो रही है तो हम सेना को भेजते हैं। बावजूद इसके अगर मणिपुर जल रहा था तो ये जवाबदेही मुख्यमंत्री और खुद गृह मंत्री अमित शाह की है। रही बात उसकी, जो राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, दीपक जी ये सिर्फ आज का मसला नहीं है। बीजेपी की सियासत को अगर आप देखें, उसकी स्टडी करने वाले दुनिया के जाने माने सोशल साइंटिस्ट पॉल ब्रास की ये थ्योरी है। उन्होंने कहा है कि इस देश में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए उसका फायदा बीजेपी को हुआ, दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ये सब आज का नहीं है। गुजरात के 2002 के दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां अपराजेय है। और क्यों अपराजेय है? क्या वो वहां पर विकास कर रही है? क्या वहां पर गुजरात मॉडल जो जिसका पर्दाफाश हो चुका है, क्या वहां पर ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। सच्चाई ये है कि उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए गुजरात को लगातार जीता जा रहा है, और यही कोशिश चल रही है कि वही मॉडल पूरे देश में स्थापित कर दिया जाए। मणिपुर हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पर भी इसी तरह की सियासत की जा रही है। अभी आपने जिक्र किया था हरियाणा का, नूह का वो पूरा इलाका जो ब्रज भाषा बोलने वाला इलाका है, वहां पर जो साजिश की गई वो ठीक है, एक धार्मिक यात्रा थी और वो यात्रा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, जो सरकार है। वहां पर अगर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री फेल है। आप क्यों नहीं बोलते, क्यों उसको बर्खास्त नहीं करते? और अगर बावजूद इसके ये दंगे हो रहे हैं तो फिर साजिश नजर आती है। डॉक्टर साहब एक सवाल और, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आज उन्होंने जवाब दिया अमित शाह ने, और फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया। अमित शाह के ऊपर आरोप हैं कि वो ईडी की मदद से सरकारें गिराते रहे। महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, और जो सबसे भ्रष्ट नेता था अजीत पवार, उसको डिप्टी सीएम बना दिया। इसी तरह से एकनाथ शिंदे जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया गया, उनसे सरकार, एक पार्टी को तोड़ा गया, शिवसेना को, सरकार गिरवाई गई, और एकनाथ शिंदे जैसे भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा ही ऑपरेशन हमने मध्य प्रदेश में देखा, जहां पर सरकार गिरा दी कमलनाथ की और दूसरी सरकार बनाई गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तोड़ा गया। कर्नाटक में भी पहली जो सरकार गिरी थी, इससे पहले वाली सरकार, वो भी ईडी और इनकम टैक्स की मदद से सरकार गिराई गई थी। लेकिन अमित शाह ने कहा कि दरअसल भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो कांग्रेस से होती और वहीं पर जाके खत्म हो जाती। हमने इस देश में करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी, हमने सरकारों को किसी भी कीमत पर उनको काम करने दिया है, हमने एक भी एक्शन वेंडेटा से, बदले की भावना से नहीं लिया। ये सरकार पूरी तरह से कानून के दायरे में है, और कहीं भी एक उन्होंने वर्ड का कि हमने किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया, ये वो कह रहे हैं। देखिए ये जो है वो बड़ा हास्यास्पद है कि ये कहें कि आप हमने कहीं किसी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया, जबकि उनकी ही एक सांसद मीनाक्षी लेखी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हम ईडी भेज देंगे। और ये कौन नहीं जानता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो रेड हो रही है वो विपक्ष को डराने के लिए हो रही है, और उसके आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। मोर देन 95% जो छापेमारी हो रही है विपक्ष के लोगों पर हो रही है, और उसमें आरोप कितने लोगों पर सिद्ध हो रहा है? तकरीबन 1.23%, ऐसा कुछ है। 1.5% से ज्यादा नहीं है जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हुए हों। इसका मतलब है कि केवल दुरुपयोग चल रहा है। और करप्शन की बात ये वो कर रहे हैं जिनके गुजरात से लेकर के और असम तक, और जो आपने जिक्र किया महाराष्ट्र का, कि जहां पे कहा गया था कि एनसीपी के लोगों पर 70,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है, बाकायदा घोटालों का जिक्र किया था, नरेंद्र मोदी जी ने नाम लेकर जिक्र किया था, और 6 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वो उनके डिप्टी सीएम हो गए। आपने जितने भी नाम गिनाए हैं, अब ये लंबी फेहरिस्त है। आज जितने लीडर हैं कांग्रेस पार्टी से निकल करके आधे गए हैं वहां पे, उन पर यही आरोप थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो वॉशिंग मशीन है।
इसको क्या माने कि करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है? जो दिख रहा है हकीकत कुछ और है मोदी सरकार की। ये काला और सफेद वाला है। जिसको सफेद बोला जा रहा है वो विशुद्ध काला है। ये झूठ बोलकर, इसलिए मैंने कहा कि वो चुनावी भाषण लग रहा था। अपने समर्थकों और पूरे गोदी मीडिया के लिए वो पूरा भाषण दिया गया था कि ताकि वो चलाएं। जबकि सच्चाई कौन नहीं जानता? इस देश का जो भी सचेत नागरिक है, जो राजनीति को देख समझ रहा है, वो इस बात को जानता है। राहुल गांधी को आपने घसीटा ईडी के जरिए, क्या उनका बिगाड़ा आपने? अगर राहुल गांधी कहीं से भी कमजोर होते तो या तो सलाखों के भीतर होते या उनको भी आपने अपने साथ मिला लिया होता। जी नहीं, एकदम सही आपने डॉक्टर साहब कहा कि एक काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा। एक तरफ व्हाइट दिखाया जाता है, उसके पीछे ब्लैक होता है। और ये जो आज अमित शाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला कि बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे लगता है यही एक ऐसा बयान है कि अगर कोई वाजपेयी सामने होता या जॉर्ज फर्नांडिस सामने होता या कोई चंद्रशेखर होते तो धज्जियां उड़ा दी होती अमित शाह की आज, कि क्या क्या गया अमित शाह। मतलब जिस मुख्यमंत्री पर चारों तरफ से आरोप लग रहे हो, बाण चल रहे हो, जिसके खिलाफ तमाम सबूत हो, अमित शाह कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री दरअसल उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हटाएं क्यों। बहरहाल रविकांत जी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रखरता के साथ और मुखरता के साथ, और आप कह सकते हैं आप बात करते हैं बोल्डली आज के दौर में, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सो नाइस ऑफ यू कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।